12 दिन हो गए कि यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और आज यहां पानीपत में ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जगह में आज हम यहां सुबह चले हैं। आपने इतना प्यार दिया, बहुत जबरदस्त स्वागत किया आपने, और आप हजारों लोग हमारे साथ चले, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, एक सवाल शुरू करने से पहले एक सवाल है मेरा। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? कितनी आबादी है? सुनाई नहीं देगा। कितने लोग रहते हैं देश में? कितने? 140 क्या? 140 करोड़। अच्छा एक बात बताइए, ये स्टेज पे कितने लोग बैठे? 100, तकरीबन 100 लोग हैं ना। अब मैं आपको थोड़ा सा देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूं। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ लोग, ठीक है? पहला नंबर याद रखिए, 140 करोड़। अच्छी तरह सुनो। अब दूसरा नंबर याद रखिए, 100। अब मजे की बात सुनिए, हिंदुस्तान में, नहीं शांत हो जाइए क्योंकि मैं गहरी बात बोल रहा हूं। देखिए स्टेज पे 100 लोग, देश में 140 करोड़ लोग। आज के हिंदुस्तान में जितना धन आधे हिंदुस्तान के हाथ में है, उतना धन हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के हाथ में है। जितना धन आधे हिंदुस्तान के पास है, उतना धन हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के हाथ में है। क्या यह आपको सही लगता है? क्या आपको इसमें न्याय दिखाई देता है? दूसरा आंकड़ा देता हूं। हिंदुस्तान की अगर आप सारी की सारी कंपनियों का मुनाफा देखें, सारी की सारी कॉर्पोरेट कंपनियों का मुनाफा देखें, तो 90% मुनाफा सिर्फ 20 कंपनियों के हाथ में है। मतलब 90% मुनाफा 20 कंपनियों के हाथ में, और इस देश का आधा धन 100 लोगों के हाथ में। यह है नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान की सच्चाई। दो हिंदुस्तान बन गए हैं, एक किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, बेरोजगार युवा, इनका, इसमें करोड़ों लोग रहते हैं। और दूसरा हिंदुस्तान 200-300 लोगों का हिंदुस्तान। 200-300 लोगों के हिंदुस्तान के पास पूरा का पूरा धन, आपके पास कुछ नहीं। आपके पास ये पानीपत में जो हवा है, जिसमें आप सांस नहीं ले सकते, वो है आपके पास। ताली बजा रहे हो भैया? कैंसर है ये, आपको भी हो रहा है, सबको हो रहा है। अच्छा पहले क्या था? पहले ये जो आपका शहर है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का सेंटर था। यहां पे हजारों छोटे बिजनेस चलते थे, लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, मुझसे बेहतर। ये दो पॉलिसियां नहीं थी, नोटबंदी और जीएसटी पॉलिसियां नहीं, छोटे स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने के हथियार। और ये सिर्फ पानीपत में नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ,
ये पूरे देश में इन दो हथियारों ने जो देश को रोजगार देते थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते थे, इन दो हथियारों ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उनको खत्म कर दिया। और आज 21वीं सदी में हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन है। आपने सबको पीछे छोड़ दिया बेरोजगारी में। कितना भैया? 38%। खुशी की बात नहीं। हरियाणा का जो युवा है, युवा शक्ति है, सारी की सारी जाया हो रही है। अच्छा भैया, 3.5 साल हो गए, एक भर्ती नहीं हुई। मुझे पहले अग्निवीर के बारे में बताओ। ये अग्निवीर योजना मुझे पहले समझा दो, ये है क्या? भर्ती की बात करनी है तो अग्निवीर की बात करो। ये कहते हैं, पहले कहते हैं हम देशभक्त हैं, कहते हैं बीजेपी वाले लोग कहते हैं हम देशभक्त हैं। मुझे इनकी देशभक्ति समझाओ। हिंदुस्तान में लाखों लोग, हाँ लाखों युवा सुबह उठ के 4 बजे, ये यात्रा 6 बजे शुरू होती है, ये यात्रा 6 बजे शुरू होती है। इसके बारे में कंप्लेंट आ रही है कि भैया इसको 6 बजे नहीं, इसको 7 बजे शुरू करो। मैं कहता हूं नहीं, मैं नहीं करता, मैं 6 बजे करूंगा। 8 बजे कह रहे हैं। देखो, ये 6 बजे चालू होती है। किसान कितने बजे उठता है? 4 बजे। जो सेना में भर्ती होने के लिए रनिंग की प्रैक्टिस करता है, वो कितने बजे उठता है? 4 बजे। और ऐसे लाखों युवा सपना देखते हैं, लाखों युवा सपना देखते हैं। किस चीज का सपना? तिरंगे की रक्षा करने का सपना। और लाखों में से वो 4 बजे उठ के दौड़ते हैं। हर स्टेट में सुबह सुबह अगर आप जगो, आप इनको देख सकते हो। कभी उनको रोको, उनसे पूछो भाई क्या कर रहे हो? वो ये नहीं कहेंगे कि हम सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तिरंगे की रक्षा करना चाहते हैं, वो कहते हैं। अब लाखों युवा दौड़ते हैं हर स्टेट में 4 बजे सुबह। उनमें से पहले 80,000, तकरीबन हर साल 80,000 चुने जाते थे। कोई अरुणाचल जाता था, कोई जम्मू कश्मीर, कोई राजस्थान, कोई लद्दाख, कोई ठंड में, रेगिस्तान में, बारिश में, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी, बच्चे, परिवार, माता पिता, सब कुछ परे करके छोड़ के बॉर्डर पे जाके खड़ा हो जाता था। नहीं, सुनो, बात सुनो। वो बॉर्डर पे खड़े होते थे, वहां पे तूफान आ जाए, बर्फ गिर जाए, गोली लग जाए, बम फट जाए, कुछ नहीं। देश के लिए, अपना खून देने के लिए 80,000 युवा हर साल सेना में भर्ती होते थे। अब उनको पहले सेना क्या देती थी? सबसे पहले सेना उनसे कहती थी, देखो एक दिन ऐसा आ सकता है जब आपको हिंदुस्तान के लिए लड़ना पड़ेगा, शायद आपको शहीद होना पड़ेगा, मगर हम आपको एक बात की गारंटी देंगे कि दुनिया में सबसे बेहतर ट्रेनिंग हिंदुस्तान की सेना को, वायुसेना को, नेवी को हम देंगे। यह पहला वायदा हुआ करता था। यह पहला वायदा हुआ करता था उन 70,000 युवाओं। आर्मी कहती थी, हिंदुस्तान की सरकार कहती थी, तुम्हें हम बिना ट्रेनिंग दुश्मन के